Hello everyone and welcome back to my channel Easy English Literature. Our today's topic is D.H. Lawrence. आज हम D.H. Lawrence के बारे में पढ़ेंगे, उनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, उनकी लाइफ के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, उनके नोटेड वर्क्स विच विल हेल्प यू इन द नेट एग्ज़ाम. तो सबसे पहले D.H. लॉरेंस ब्रिटिशर थे और उनका पूरा नाम था डेविड हर्बर्ट लॉरेंस. उनका लाइफ स्पैन था 1885 टू 1930. 1885 में वो बॉर्न हुए थे और 1930 में उनकी डेथ हुई थी. उनके फादर एक कोल माइनर थे. D.H. लॉरेंस नॉवलिस्ट थे और पोएट थे और उन्होंने अपनी पढ़ाई नॉटिंगम यूनिवर्सिटी से की थी. जो बेसिक आइडियाज़ और जो बेसिक थीम्स D.H. लॉरेंस के नॉवेल्स में दिखाई गई हैं वो है रिफ्लेक्शन अपॉन द डीह्यूमनाइजिंग इफ़ेक्ट्स ऑफ मॉडर्निटी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. अब जैसा कि हमें पता है कि D.H. लॉरेंस मॉडर्न एज से थे, तो जो मॉडर्निटी और इंडस्ट्रियलाइजेशन का ह्यूमंस के ऊपर इफ़ेक्ट आता है वो उनकी नॉवल में दिखाया गया है. उसके अलावा इश्यूज़ ऑफ सेक्सुअलिटी, इंस्टिंक्ट एंड ईडिपस कॉम्प्लेक्स भी इनकी नॉवेल्स में है. ईडिपस कॉम्प्लेक्स को शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो जब डॉटर जो है अपने फादर की तरफ अट्रैक्ट होती है या सन अपनी मदर की तरफ अट्रैक्ट होता है तो उसे ईडिपस कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं. इसका डिटेल्ड वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूंगी. D.H. लॉरेंस को कई लोगों ने पोर्नोग्राफर का भी टाइटल दिया और उनकी कई सारी नॉवेल्स को सेंसर भी किया गया. उसका रीज़न ये था कि उनके नॉवल में सेक्सुअलिटी या इंटीमेट रिलेशंस को काफ़ी हद तक दिखाया जाता था, इसलिए बहुत से लोगों ने उन्हें पोर्नोग्राफर कहा और उनकी कई नॉवेल्स को सेंसर भी किया गया. सेकेंड पॉइंट इज़ वॉलंटरी एग्जाइल. D.H. लॉरेंस ने वॉलंटरी एग्जाइल लिया था, मतलब कुछ टाइम के लिए सब कुछ छोड़ के और वो अपने आप में कहीं चले गए थे. उसको उन्होंने नाम दिया सेवेज पिलग्रिमेज. यानी ये जो टर्म है सेवेज पिलग्रिमेज वो D.H. लॉरेंस ने ही दिया है अपने वॉलंटरी एग्जाइल को. अब दो लोगों ने D.H. लॉरेंस की तारीफ की थी. एक है E.M. फॉस्टर. उन्होंने ऑब्यूटरी नोटिस में कहा था कि D.H. लॉरेंस इज़ द ग्रेटेस्ट इमेजिनेटिव नॉवलिस्ट ऑफ आवर जनरेशन. D.H. लॉरेंस जो हैं वो हमारे जनरेशन के सबसे बड़े इमेजिनेटिव नॉवलिस्ट हैं. और F.R. ल्यूइस ने उनकी जो आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी है और जो मॉरल सीरियसनेस है उसको चैम्पियन करा था, मतलब उसकी तारीफ करी थी. F.R. ल्यूइस ने उनकी जो आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी है और जो मॉरल सीरियसनेस है उसकी तारीफ करी थी. तो E.M. फॉस्टर और F.R. ल्यूइस दोनों ही D.H. लॉरेंस की तारीफ कर रहे थे. अब D.H. लॉरेंस जो है एक लड़की से प्यार करते थे, फ्रीडा वीकली. लव्ड बट रिजेक्टेड, बट फ्रीडा वीकली ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया. उसका रीज़न था कि फ्रीडा वीकली जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास से बिलोंग करती थी और D.H. लॉरेंस तो हमें पता है कि कोल माइनर के बेटे थे. तो फ्रीडा वीकली ने सोशल क्लास का जो डिस्क्रिमिनेशन था दोनों के बीच में उसकी वजह से D.H. लॉरेंस को रिजेक्ट कर दिया था. इस वजह से D.H. लॉरेंस बहुत हर्ट हुए थे और उनकी कई सारी नॉवेल्स में ये सोशल क्लास का जो डिस्टिंक्शन है, डिस्क्रिमिनेशन है वो देखने को मिलता है. D.H. लॉरेंस जो है वो नॉवल को या बुक को ब्राइट बुक ऑफ लाइफ कहा करते थे. मतलब अगर D.H. लॉरेंस को बोले कि नॉवल को कैसे डिस्क्राइब करेंगे तो वो कहते थे कि नॉवल इज़ अ ब्राइट बुक ऑफ लाइफ. इसका क्वेश्चन नेट में आ चुका है. एक और टर्म है रोमैनिक क्लेफ. रोमैनिक क्लेफ मतलब होता है नॉवल विथ अ की. हमें पता है कि कोई भी क्वेश्चन पेपर्स की की आती है. इन द सेम वे जब एक नॉवल एक की के साथ आती है तो उस नॉवल को टर्म दिया जाता है रोमैनिक क्लेफ. की के साथ आना मीन्स उस नॉवल के जो भी कैरेक्टर्स हैं वो एक्चुअली किसी हिस्टोरिकल कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करते हैं. तो उस नॉवल में आगे ये बताया गया होता है कि इस नॉवल के ये कैरेक्टर्स इन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो एल्डोक्स हक्सले का एक नॉवल है पॉइंट काउंटर पॉइंट. उसमें एक कैरेक्टर है मार्ट रैम्पियन. तो ये जो कैरेक्टर है मार्ट रैम्पियन ये D.H. लॉरेंस को रिफ्लेक्ट
करता है। तो ये भी नेट में एक क्वेश्चन आया है कि कौन सा कैरेक्टर एल्डोक्स हेक्सले का नॉवल पॉइंट काउंटर पॉइंट में कौन से कैरेक्टर को डी.एच. लॉरेंस बताया गया है, तो मार्ट रैम्पियन को। और जो ऐसे नॉवेल्स होते हैं, रोमानिक क्लेफ नॉवल विथ अ की विथ अ नॉवल वेयर ऑल द कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट सम फिगर्स, हर कैरेक्टर कोई ना कोई फिगर को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है popularized the term primitivism in his novels. डी.एच. लॉरेंस ने एक टर्म प्रिमिटिविज्म अपने नॉवेल्स में पॉपुलराइज किया। प्रिमिटिविज्म मतलब क्या होता है? इंस्टिंक्ट प्रिमिटिविज्म मतलब क्या होता है कि जो हमारा इंस्टिंक्ट है, अंदर से हम जो करना चाहते हैं, हम जो सोचना चाहते हैं, उसे हम कितना फॉलो कर पाते हैं, वो डी.एच. लॉरेंस ने अपने नॉवेल्स में दिखाया है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि प्रिमिटिविज्म किन नॉवेल्स में या किसके नॉवेल्स में दिखाया जाता है, या ये टर्म किसने दिया है, तो ये टर्म दिया है डी.एच. लॉरेंस ने। नेक्स्ट है कि डी.एच. लॉरेंस ने एक यूटोपियन कम्युनिटी सेट करी थी। यूटोपियन कम्युनिटी सेट करी थी मीन्स उन्होंने अपने कुछ फ्रेंड्स को इकट्ठा किया और एक कम्युनिटी बनाई, उसको नाम दिया बोहेमियन टाउन। ठीक है, बोहेमियन टाउन ऑफ टाउस, TAOS, जो कि है न्यू मैक्सिको। तो डी.एच. लॉरेंस सेट अ यूटोपियन कम्युनिटी बोहेमियन टाउन ऑफ टाउस और उसको नाम दिया न्यू मैक्सिको। तो ये है डी.एच. लॉरेंस के बारे में। अब हम आते हैं डी.एच. लॉरेंस के कुछ नोटेड वर्क्स की तरफ। तो जो फर्स्ट नॉवल डी.एच. लॉरेंस ने लिखा वो है द वाइट पीकॉक। द वाइट पीकॉक ये आया था 1910 में, इंस्पायर्ड बाय अ पेंटिंग। ये जो वाइट पीकॉक है ये एक पेंटिंग से इंस्पायर हुआ है और इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट दिखाया गया है, इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो वाइट पीकॉक एक पेंटिंग से इंस्पायर्ड है और इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट दिखाया गया है। जो सेकंड नॉवल है डी.एच. लॉरेंस का वो है द ट्रेसपासर। ये आया 1911 में। ये इसमें एक लेडी थी हेलन कॉक। द ट्रेसपासर में नहीं थी ये लेडी, ऐसे ही एक लेडी थी हेलन कॉक, जो डायरी थी उसके पास, उसमें उसने अपने अनहैप्पी लव अफेयर के बारे में बताया था और ये डायरी पढ़ने की इजाज़त डी.एच. लॉरेंस को मिली थी। तब उन्होंने ये नॉवल लिखा द ट्रेसपासर। थर्ड नॉवल उनका है सन्स एंड लवर। सन्स एंड लवर आया 1913 में। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। तो कभी ये क्वेश्चन पूछें कि डी.एच. लॉरेंस का ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल कौन सा है, तो वो है सन्स एंड लवर, क्योंकि उसमें कैरेक्टर है पॉल मोरेल। पॉल मोरेल के जो फादर हैं वो एक माइनर हैं। सेम जो डी.एच. लॉरेंस के फादर थे वो भी एक कोल माइनर थे। और डी.एच. लॉरेंस भी अपनी मदर से बहुत प्यार करते थे और उनकी एक लवर थी जेसिका। तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे अपने मदर और जेसिका के बीच में। तो सेम चीज़ इस नॉवल के कैरेक्टर पॉल मोरेल के साथ होती है। लव फॉर हिज मदर एंड मरियम, वो अपनी मदर और मरियम के प्यार के बीच में फंस जाता है। वो डिसाइड नहीं कर पाता कि वो अपनी मम्मी के बिना नहीं रह पा रहा है या मरियम के बिना नहीं रह पा रहा है। तो ये है सन्स एंड लवर। नेक्स्ट नॉवल है उनका विडोइंग ऑफ मिसेस हॉल्ड्रॉइड। विडोइंग ऑफ मिसेस हॉल्ड्रॉइड ये आया 1914 में। इसमें कैरेक्टर है मिसेस हॉर्लिन। तो मिसेस हॉर्लिन के जो हस्बैंड हैं वो उन्हें बहुत मारते हैं, पर जब उनकी डेथ हो जाती है तब मिसेस हॉर्लिन को दूसरा साइड ऑफ रिलेशनशिप समझ में आता है। मीन्स मिसेस हॉर्लॉइन के जो हस्बैंड है वो उन्हें बहुत मारते हैं, तब मिसेस हॉर्लॉइन सोचती है कि काश ये मर जाए, पर जब वो मर जाते हैं तब वो उन्हें बहुत मिस करती है। तो मिसेस हॉर्लॉइन हस्बैंड बीट हर एंड व्हेन ही डाइड अदर साइड ऑफ रिलेशनशिप कम्स अप। नेक्स्ट नॉवल इज रेनबो। रेनबो वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1915। रेनबो में 3 जनरेशन्स ऑफ ब्रैंगवन फैमिली दिखाई है। ब्रैंगवन फैमिली की 3 जनरेशन्स को रेनबो में दिखाया गया है। और इस नॉवल में ये भी बताया गया है कि रेस्ट्रिक्टेड कंडीशन में, रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में एक इंडिविजुअल अपनी ग्रोथ कैसे कर सकता है। तो रेनबो में 3 जनरेशन्स ऑफ ब्रैंगवन फैमिली एंड इंडिविजुअल ग्रोथ इन रेस्ट्रिक्टेड फैमिली एनवायरनमेंट। रेनबो का एक सीक्वल आया था
वुमन इन लव। वुमन इन लव आया 1920 में। ये सीक्वल था रेनबो का, ठीक है। तो रेनबो का सीक्वल था, दैट मीन्स इसमें भी ब्रैंगवन फैमिली थी और इसमें दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जिसके इर्द गिर्द इस नॉवल की पूरी स्टोरी है। वो है गंड्रिन एंड यूर्स्यूला। ये दोनों ब्रैंगवन सिस्टर्स हैं, ये दोनों बहनें हैं, गंड्रिन एंड यूर्स्यूला। Concept of star equilibrium and connection with men women relationship appear in this novel। ये क्वेश्चन नेट में आया है, वहाँ पूछा गया था कि स्टार इक्विलिब्रियम इन कनेक्शन विथ मेन विमेन रिलेशनशिप, ये कंसेप्ट कौन से नॉवल में दिखाया गया है। तो ये कंसेप्ट विमेन इन लव में दिखाया गया है। इस बुक के लिए एक टाइटल भी दिया गया था कि अ बुक पुलिस शुड बैन लोथसम स्टडी ऑफ सेक्स डिप्रेविटी मिसलीडिंग यूथ टू अनस्पीकेबल डिजास्टर। मतलब लोगों ने बोला था कि इस बुक को पुलिस को बैन कर देना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सेक्स डिप्रेविटी दिखाई गई है, यूथ को मिसलीड किया गया है। इस वजह से लोग चाहते थे कि इस नॉवल को बैन कर देना चाहिए। और इस नॉवल में एक होमोसेक्सुअल थीम भी थी, होमोसेक्सुअल थीम है इस नॉवल की। तो इसलिए इस नॉवल के ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस भी उठे थे, बट नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नॉवल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विमेन एंड लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नॉवल। 3 नॉवेल्स जो हैं डी.एच. लॉरेंस की, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नेट। विमेन इन लव, सन्स एंड लवर एंड रेनबो। 7th इज एरन्स रॉक। ये 1922 में पब्लिश हुई, इसका कुछ खास वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट है बर्ड्स बीस्ट एंड फ्लावर। बर्ड्स बीस्ट एंड फ्लावर एक पोइट्री कलेक्शन है डी.एच. लॉरेंस का, जो नॉन ह्यूमन वर्ल्ड पर है। नॉन ह्यूमन वर्ल्ड मीन्स यहाँ पे जो पोएम्स हैं वो गोस्ट, एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इन पे लिखी गई है, ह्यूमन पे कोई पोएम नहीं है। और इस पोइट्री कलेक्शन की एक इम्पॉर्टेंट पोएम है स्नेक। नेक्स्ट नॉवल इज कैंगरू। कैंगरू पब्लिश हुई 1923 में और यहाँ पे डी.एच. लॉरेंस ने इस नॉवल में ये कहा था कि 1915 में ओल्ड वर्ल्ड का एंड हो गया है। इट वॉज इन 1915 द ओल्ड वर्ल्ड एंडेड। ये लाइन कौन से नॉवल में है? कैंगरू। नेक्स्ट नॉवल है प्लम्ड सर्पेंट। प्लम्ड सर्पेंट ये आई 1926 में। प्लम्ड सर्पेंट में दिखाया गया है एक मैक्सिकन जनरल को, जो रिवाइज करते हैं एज़लिक राइट इन मैक्सिको। AZLIC, एज़लिक राइट एक टर्म है, इसको रिवाइज करते हैं मैक्सिको में, मैक्सिको सिटी में ये नॉवल है। तो क्वेश्चन ये था कि प्लम्ड सर्पेंट जो है उसकी सेटिंग कहाँ पर है, तो उसकी सेटिंग है मैक्सिको में और उसमें एक मैक्सिकन जनरल की स्टोरी है। लेडी चैटरलीज लवर। लेडी चैटरलीज लवर ओरिजिनली पब्लिश हुई थी 1928 में, फिर इसे रिवाइज करके पब्लिश किया गया 1960 में। इसमें एक अपर क्लास वुमन है जो कि एक वर्किंग क्लास मैन के साथ अफेयर में आती है। इस नॉवल को बैन कर दिया गया था क्योंकि इसमें कई सारे इंटीमेट मोमेंट्स और सीन्स दिखाए गए थे, तो इसलिए इस नॉवल को बैन किया था और फिर उसको करेक्शंस के साथ, सेंसरशिप के साथ इसे दोबारा पब्लिश किया गया 1960 में। इसमें एक अपर क्लास विमेन है जो कि वर्किंग क्लास मैन के साथ लव अफेयर में आती है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 1912 में डी.एच. लॉरेंस ने एक प्ले लिखा द डॉटर इन लॉ। वो उसकी माइनिंग प्ले सीरीज़ में से था, मतलब उन्होंने अपने कुछ प्लेस को माइनिंग प्ले सीरीज़ में डाला था। उनमें से एक प्ले था द डॉटर इन लॉ और वो नॉटिंगम डायलेक्ट में लिखा गया था। तो सपोज अगर क्वेश्चन आता है कि डी.एच. लॉरेंस का कौन सा प्ले जो है नॉटिंगम डायलेक्ट में लिखा गया है, तो वो है द डॉटर इन लॉ। और इसको कभी भी परफॉर्म नहीं किया गया और कभी भी पब्लिश नहीं किया गया, नेवर परफॉर्म्ड और पब्लिश्ड। तो ये प्ले है डी.एच. लॉरेंस का जो नॉटिंगम डायलेक्ट में लिखा गया, माइनिंग प्ले सीरीज़ में से है और इसे कभी भी परफॉर्म या पब्लिश नहीं किया गया। एक ट्रैवल बुक लिखी उन्होंने, ट्विलाइट इन इटली।
ट्विलाइट इन इटली। और D.H. लॉरेंस का एक अनफिनिश्ड नॉवल है मिस्टर नून। तो सपोज द क्वेश्चन कम कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज अनफिनिश्ड, कि इनमें से कौन सा नॉवल अनफिनिश्ड है, तो वो है मिस्टर नून। ये एक नॉवल है जो D.H. लॉरेंस फिनिश नहीं कर पाए। तो ये सब था D.H. लॉरेंस के बारे में। एक सजेशन मैं आपको देना चाहूँगी कि जब भी आप नोट्स बनाते हैं तो जो आप नोटेड वर्क्स लिख रहे हैं या कुछ भी पॉइंट्स आप लिख रहे हैं उनके बीच में स्पेस छोड़िए। द रीज़न इज़ कभी कुछ और इम्पॉर्टेंट आपको उसके बारे में जानने को मिलता है तो आप उस स्पेस में ऐड कर सकते हैं, तो वो हॉच पॉच नहीं होगा। सपोज़ आपने प्लम्ड सर्पेंट पे ये चीज़ लिख दी है कि मैक्सिकन जनरल रिवाइज्ड एज़लिक राइट इन मैक्सिको, और भी कुछ इम्पॉर्टेंट इस नॉवल के बारे में आपको जानने को मिलता है तो आप उसको इस लाइन में ऐड कर सकते हैं। तो हमेशा थोड़ी सी 2 या 3 लाइन की स्पेस रखिए। तो ये हमने पढ़ लिया D.H. लॉरेंस के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। होप इट विल हेल्प यू इन योर एग्ज़ाम्स। नेक्स्ट, आप जिस भी राइटर को पढ़ना चाहते हैं प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट। एंड अगर आपको पसंद आया हो देन do subscribe my channel, share it, hit the bell icon so that you can get the information of my upcoming videos and like the channel। इससे मुझे और मोटिवेशन मिलता है अच्छे नोट्स बनाने के लिए और अच्छा काम करने के लिए। थैंक यू, कीप लर्निंग, बाय बाय।